जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो ये तो पढ़ लेते हैं कि घटना क्या हुई, लेकिन उस घटना का एनालिसिस कैसे होगा? कि अगर इंटरव्यू में कोई टॉपिक पूछा जा रहा है, तो आपको किन-किन पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए और आपसे क्या अपेक्षित है कि कोई भी एक टॉपिक आप पढ़िए, तो उसकी होलिस्टिक समीक्षा ज़रूर कीजिए। इफ यू आर एन अवेयर इंडिविजुअल, आप ऑफिसर कल को बनेंगे, तो आप सिर्फ पढ़े और आगे बढ़ गए नहीं, आप पढ़े और आपका दिमाग चलने लगा। आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आने लगी कि लॉ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, संविधान क्या है और आपका अपना ओपिनियन क्या निकल के आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और इसका पर्पस ये है कि जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो ये तो पढ़ लेते हैं कि घटना क्या हुई, लेकिन उस घटना का एनालिसिस कैसे होगा? अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो मेंस का क्वेश्चन किस प्रकार से आंसर करना है? कौन से और पहलू हैं जो एक आंसर को होलिस्टिक बनाते हैं? ये हम लोग डिस्कस करेंगे और इंटरव्यू के बारे में भी इसमें हम लोगों को मदद मिलेगी कि अगर इंटरव्यू में कोई टॉपिक पूछा जा रहा है, तो आपको किन-किन पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए और आपसे क्या अपेक्षित है, ये मैं प्रयास करूँगा आप पहले से जान लें, ताकि आप हर टॉपिक को उसी प्रकार एनालिसिस करके समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक होगा हेट स्पीच। हेट स्पीच मैं टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ कि ये अभी बहुत न्यूज़ में है। न्यूज़ में है, आप देखते होंगे कहीं कोई किसी जगह पे कुछ इवेंट हुआ, कोई सांसद आया, कोई रिलीजियस गैदरिंग हुई, उसमें किसी ने किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, किसी और रिलीजन के बारे में बोल दिया, किसी और कम्युनिटी के बारे में बोल दिया, अरेस्ट हुए, लोगों में तनाव हुआ। तो ये न्यूज़ आजकल आप देखे होंगे, 1-2 जगह पे ऐसा देखने को आया है और हर हर कम्युनिटी के लोग कुछ-कुछ बोल दे रहे हैं। और दूसरे कारण क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से हर आदमी को वॉइस मिल गई है और हर आदमी अपनी बात को बहुत मजबूती से रख रहा है। सही गलत उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ तनाव क्रिएट हो रहा है और इसलिए भी ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंस ले लेता है। तो अगर मेंस में क्वेश्चन आए या अभी जो इंटरव्यू होने वाला है यूपीएससी का, उसमें अगर आपसे पूछा जाए हेट स्पीच, तो आप किस प्रकार से उसका जवाब दें और किन पहलुओं पे आपको जानकारी होनी चाहिए, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आपसे दोस्तों ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी जगह पे हेट स्पीच दी गई रिसेंटली, किस आदमी ने दी, क्या नाम था, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ये तो बेसिक सी चीज है, आपने अखबार पढ़ा है, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देखते हैं, तो आपको मालूम है किस आदमी ने कहा क्या बोला और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया नहीं किया। ये सब चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, एक यूपीएससी या बीपीएससी या यूपीपीसी एस्पायरेंट से क्या चीज एक्सपेक्ट की जाती है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और कुछ टॉपिक्स में लेता रहूंगा। और आप प्रयास कीजिएगा कि हर न्यूज को, हर टॉपिक को आप इस प्रकार से कम एनालिसिस जरूर कीजिए। इससे ज्यादा कर लेंगे तो और अच्छा है, लेकिन इतना तो बेसिक आपको करना होगा। तो दोस्तों, हेट स्पीच जो अभी न्यूज में है, इससे संबंधित कम से कम 6 पॉइंट्स, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं लेकिन एक कैटेगराइज करने के लिए बोल रहा हूं, 6 पॉइंट्स आपको जरूर क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि हेट स्पीच होती क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, जनरल नॉलेज के अलावा लीगल डेफिनेशन क्या है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज हेट स्पीच। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो आपको मालूम होना चाहिए, वो है कि व्हाट इज द लीगल पोजीशन इन इंडिया। हम लोगों की जो कानून व्यवस्था है, उसमें कानूनी प्रावधान क्या है। अगर किसी ने हेट स्पीच दी तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, आईपीसी की धारा क्या है, और भी कोई लॉ है तो उसमें कौन सी धारा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी को अरेस्ट किया है तो कौन से सेक्शन में अरेस्ट हुआ, ये एक जनरल जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए वो है कि भारत के संविधान में क्या व्यवस्था है इस विषय पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कौन सा प्रोविजन इस हेट स्पीच के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है, ये जरूर मालूम होना चाहिए। मैं आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक हो, खासकर से इंडियन पॉलिटी का टॉपिक हो, आप संविधान से उसकी एक बार जरूर प्रयास कीजिएगा कि जान ले कि क्या प्रावधान आपके संविधान में, ये मालूम होना चाहिए। हर एस्पायरेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए वो है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या इंटरप्रिटेशन रहा है। ओवर द इयर्स दोस्तों, हमारे भारत के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट हर कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे कुछ ना कुछ एक जजमेंट जरूर दिया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट इकलौती संस्था है जो सर्वोच्च है संविधान के इंटरप्रिटेशन के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है। अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है, कौन से केस में उसने क्या कहा।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये है कि इतने साल में इस पे क्या कोई कमिटी बैठी या कोई कमीशन बैठी और उसने इस पे क्या विवेचना करी, ये आपको एक मोटा मोटी जानकारी जरूर होनी चाहिए। और लास्ट में दोस्तों जो फाइनल पॉइंट है वो कंक्लूजन होगा, उसे मैं निष्कर्ष कहूंगा, जो आपकी समीक्षा का निष्कर्ष है, आपके आंसर का या आप जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं उसमें आपका अपना ओपिनियन क्या है। हमने बात करी लीगल प्रोविजन क्या है, हमने बात करी संविधान में क्या व्यवस्था है, हमने बात करी कोर्ट का क्या डिसीजन है, लॉ कमीशन ने क्या कहा, कमिटी ने क्या, लेकिन आपका फाइनली क्या इंटरप्रिटेशन है। एक थिंकिंग इंडिविजुअल, एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग इन जो 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं इनके बारे में हम लोग शॉर्ट में एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो मैंने आपसे कहा, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए क्या घटना हुई, व्हाई दिस इज इन न्यूज और क्यों ये रेलेवेंट है। तो मैंने आपसे कहा सोशल मीडिया वगैरह में अब काफी लोग अपनी बात रखने लगे हैं, तो हेट स्पीच बहुत रेलेवेंट हो गई, एम्पलीफाई हो जाती है। तो फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एम्पलीफाई ना हो, इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना जरूरी है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा था कि लीगल डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज हेट स्पीच, ये हम लोग सामान्य तौर पे बोल रहे हैं या कुछ लीगल डेफिनेशन है। तो इस पे मैं आपको बता दूं, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। आप बताने मत लगिएगा क्या होता है, क्योंकि वो अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन, तो यू वुड से दैट देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। अभी तक ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, अभी लॉ कमीशन जिसपे हम लोग आगे बात करेंगे उसने एक डेफिनेशन दी है और एक दो जगह और डेफिनेशन दी गई है, लेकिन इन स्टैट्यूट आईपीसी में या सीआरपीसी में कहीं भी कोई लीगल डेफिनेशन हेट स्पीच की नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अभी कौन से प्रावधान है कानून के जो हेट स्पीच को टैकल करते हैं। अगर किसी ने अगर हेट स्पीच दी है तो किन प्रावधानों के तहत उसको सजा होती है। तो दोस्तों इसमें इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 153 ए और सेक्शन 153 बी है। इसको आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये है कि दो ग्रुप्स के बीच में या उससे अधिक ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड फैलाना, स्प्रेडिंग ऑफ हेट्रेड बिटवीन ग्रुप्स। तो कोई भी किसी प्रकार का तनाव अगर उत्पन्न करने वाला कोई भी दो ग्रुप्स हैं तो उसकी जो सजा होगी वो इन दो सेक्शंस के तहत दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 295 ए आईपीसी का है और ये बेसिकली रिलीजियस हेट्रेड फैलाने के लिए इसके अंदर सजा का प्रावधान है। बेसिकली ब्लास्फेमी लॉ यही है। तो सेक्शन 295 ए अगर रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड या किसी की रिलीजियस फीलिंग्स कोई हर्ट कर रहा है तो इस धारा के तहत उसको सजा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 505 है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, ये आईपीसी का है। ये क्या है कि अगर आप कोई मटेरियल पब्लिश कर रहे हैं, आपने पैम्फलेट छपवा दिया, न्यूज में छपवा दिया और पब्लिशिंग ऑफ द मटेरियल अगर आपने की है इस उद्देश्य से या उसका ये रिजल्ट निकल रहा है कि लोगों में हेट्रेड या एनमिटी या वायलेंस उससे निकल रहा है, कोई हिंसा हो रही है, किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो उसके लिए ये सब सेक्शन हम लोगों का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जिसके तहत हम लोगों के चुनाव की सारी व्यवस्था है। इसके सेक्शन 8 के तहत उन लोगों को चुनाव लड़ने से बाहर किया गया है जो लोग हेट स्पीच या हेट्रेड फैलाने का काम करते हैं। दोस्तों आरपीए में ही सेक्शन 123(3)(a) और सेक्शन 125 का प्रोविजन है जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस को, इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को बार किया गया है, जिसमें आपकी हेट स्पीच भी कवर होती है। तो ये दोस्तों हमारे लीगल बैकग्राउंड हो गया कि अभी कौन से प्रावधान है जो कि हेट स्पीच को टैकल करने के लिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान में क्या व्यवस्था है, भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान है जो इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों एक आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19(1)(a). ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी आपको स्वतंत्रता है अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। और अब प्रश्न ये आता है कि आपको एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, तो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरफ है और दूसरा आदमी इस तरह की बात बोल रहा है, तो उस पे प्रावधान है सेक्शन इतने सारे आईपीसी में, तो ये तो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्ट है, इस पे आपका डिस्कशन हो सकता है। इसमें क्वेश्चन आ जाए कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सेक्शन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोविजन अगेंस्ट हेट स्पीच इन द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी और आरपीए। तो ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका भी जवाब संविधान में ही हमारे दिया हुआ है।
दोस्तों आर्टिकल 19 जो है वो कहता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है और उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो जैसे ही आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आप उसको मिसयूज कर रहे हैं और आप हेट्रेड फैलाने में अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, आप ग्रुप्स के बीच में नफरत फैला रहे हैं, तो आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और यही काम आईपीसी की इन धाराओं ने किया है कि जैसे ही आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप उसको ओवर रीच कर रहे हैं, एनक्रोच अपॉन कर रहे हैं दूसरे की फीलिंग्स में, तो यहाँ पे आर्टिकल 19(2) आ जाता है। यानी कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, इंटरव्यू में डिस्कशन किया जाए कि डोंट यू फील देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द पीनल प्रोविजंस इन द आईपीसी, यानी कि मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपको नहीं लगता है कि जो हमारा प्रावधान है संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, और वहीं दूसरी ओर आप बोलने पे आपका आईपीसी में उसको प्रावधान दे दिया है दंड का, तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल भी विरोधाभासी मुझे ये प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आता है आर्टिकल 19(2) के साथ में, यानी इट हैज टू बी रेड इन लाइट ऑफ आर्टिकल 19(2). तो इस तरह से आप एक जागरूक कैंडिडेट होने का अपने आप को प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट मैंने जो आपको कहा था कि कोर्ट्स ने क्या व्याख्या की है, ये दो पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी विषय हो, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, दो चीजें जरूर याद रखिएगा। एक तो संविधान में क्या व्यवस्था है, और दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी समीक्षा, उसकी व्याख्या हमारे कोर्ट ऑफ लॉ ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस तरह से की है। तो दोस्तों अगर हम लोग हेट स्पीच की बात करें, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। 5 बेंच का कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश। 1957 में ये जजमेंट आया है। तो इस केस में दोस्तों जो हमने सेक्शन 295 ए आईपीसी का बताया, जो रिलीजियस फीलिंग्स या को इंसाइट करने का जिसमें दंड का प्रावधान है, इसी के तहत एक आदमी को चार्ज किया गया था, उस पर चार्जशीट हुई थी और कन्विक्शन हुआ था। इसके अगेंस्ट में वो माननीय उच्चतम न्यायालय में उसने अपील की कि मैंने तो अपनी बोलने की जो आजादी मुझे दी है, आर्टिकल 19 ऑफ फंडामेंटल राइट्स का जो पोर्शन है भारत के संविधान का, मैंने उसका प्रयोग किया और मैं बोल रहा था और आपने मुझ पे दंड लगा दिया। तो ये मेरी बोलने की स्वतंत्रता पे ये एक तरह से आघात किया गया है। तो वो माननीय उच्चतम न्यायालय की शरण में गया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे समीक्षा करी, 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें जजमेंट दिया कि कोई विरोधाभास नहीं है। जो सेक्शन 295 ए है वो बिल्कुल भी अल्ट्रा वायर्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। वो आपको बोलने के लिए दंड नहीं दे रहा है, वो आपको तब दंड दे रहा है जब आपका इंटेंशन गलत हो, आपका मलिशियस इंटेंट हो, यानी आप भावना भड़काने का काम कर रहे थे। जब आपकी मेंस रिया आपकी बात में रहा हो, तब सेक्शन 295 ए आईपीसी का प्ले करता है और उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जजमेंट्स हुए, कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे विमर्श किया और फाइनली उसका जो निष्कर्ष मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं वो ये था कि बोलना बुरा नहीं है, बोलने का दंड नहीं है। बस पहली चीज कि आपका इंटेंशन क्या है, और दूसरी चीज कि आपके बोलने का रिजल्ट लॉलेसनेस तो नहीं है, वायलेंस तो नहीं है। यानी आपने इंटेंशन आपका गलत था बोलते वक्त, और उसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस ये निकला, परिणाम ये निकला कि लोगों की भावनाएं आहत हुई या वायलेंस हो गया, किसी भी तरह का लॉलेसनेस का माहौल बना। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तरह से इसकी व्याख्या की है। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था वो ये था कि अब तक इस मुद्दे पे क्या चर्चा हुई, जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कमिटीज बनाई हो या कोई कमीशन बनाओ, तो मैं इसमें आपसे जिक्र करूंगा लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट का। दोस्तों 267वीं रिपोर्ट 2017 में लॉ कमीशन ने सबमिट करी और उसने हेट स्पीच के बारे में व्याख्या अपनी करी और उसका एनालिसिस और समीक्षा करी। और पहली बार तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन क्योंकि और भी जगह हेट स्पीच की डेफिनेशन दी गई, लेकिन लॉ कमीशन ने जो डेफिनेशन दी वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। लॉ कमीशन ने हेट स्पीच को डिफाइन किया, एनी वर्ड रिटन और स्पोकन, यानी कोई भी शब्द जो आपने लिखा हो या बोला हो, साइंस या कोई एक्शन किया हो,
विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरह का आपने कोई रिप्रेजेंटेशन किया हो जिसको देखा हो लोगों ने, विद इन द हियरिंग और साइट ऑफ अ पर्सन, या चाहे देखा हो चाहे सुना हो किसी और लोगों ने, विद द इंटेंशन टू कॉज फियर और अलार्म, यानी इंटेंशन आपका था इस प्रकार से कि दूसरों में भय की भावना आ जाए या लोग पैनिक कर जाएं, और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, या कोई वायलेंस की घटना हो जाए, कोई हिंसा उससे उत्पन्न हो जाए। तो इस डेफिनेशन को लॉ कमीशन ने दिया है। तो जब भी आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि क्या होता है, तो आप जो भी समझते हैं हेट स्पीच के बारे में बोल दीजिएगा। अगर वो पूछे कि इज इट अ लीगल डेफिनेशन, तो आप कहिएगा कि लीगल डेफिनेशन एज फार एज आई रिमेंबर, एक लॉ कमीशन की लीगल डेफिनेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आप उसको लॉ कमीशन के, तो उनको लगेगा कि हाँ इसको मालूम है, ये हवा में बात नहीं कर रहा है, इसको मालूम है। और दोस्तों इसी के अतिरिक्त और भी कुछ कमिटीज बनी। बरुआ कमेटी 2014 में थी और विश्वनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2019 में दी थी। आपको सब पूरी रिपोर्ट जानने की जरूरत नहीं है, इस टेंडेंसी में भी नहीं पढ़ना है कि हर चीज पढ़ लेनी है। आपको इतना मालूम है कि लॉ कमीशन ने ये इस मुद्दे को डील किया, और इसके पहले और भी कमिटीज बैठी हैं, विश्वनाथन कमेटी है, बेस-बरुआ कमेटी है। इतना आपको मालूम है अगर, तो आपको पर्याप्त जानकारी है। ये आपसे अपेक्षित नहीं है कि अब आप विश्वनाथन कमेटी की सारी रिपोर्ट पढ़िए या बेस-बरुआ कमेटी की पढ़िए। इट इज नॉट नीडेड एट ऑल, और वो करना भी नहीं है, डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इतनी जानकारी अगर आपको है, तो आपके सामने जो भी पैनल बैठा है समझ जाएगा कि ये जागरूक व्यक्ति है, ये न्यूज पढ़ता है और साथ ही साथ इसकी एक तरह से होलिस्टिक समीक्षा भी कर लेता है कि ये न्यूज टीवी में आई। देखिए, एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा, न्यूज पढ़ा और उसमें हाँ देखो मुझे मालूम है क्या हो रहा है, मुझे न्यूज के बारे में जानकारी है। लेकिन एक अवेयर व्यक्ति, एक जागरूक व्यक्ति क्या करेगा, उसने न्यूज पढ़ी, अब उसके दिमाग में चलने लगेगा, उसने जो पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, उसने लॉ पढ़ा है, वो ये आखिर क्यों अरेस्ट हो रहा है, क्या प्रावधान है, क्यों फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये सब सोचेगा एक जागरूक व्यक्ति। तो जैसे ही आपकी ये इमेज जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो एक हद तक वो संतुष्ट हो जाएंगे कि एक जागरूक व्यक्ति हमारे सिस्टम में एज एन ऑफिसर आ रहा है। लास्ट पॉइंट दोस्तों, मैंने जो कहा कि कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, आपका क्या निष्कर्ष है। कमिटी ने ये कहा, कमीशन ने वो कहा, संविधान में लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, इस व्यक्ति ने हेट स्पीच ऐसे दे दी, आखिर आपका क्या, अपना क्या निष्कर्ष है। तो ये अपना निष्कर्ष फाइनली किसी को इंप्रेस कर सकता है, या किसी को ये बता सकता है कि इसे पढ़ के आ गए, अपनी इन्होंने सोच डेवलप अभी नहीं की है। तो दोस्तों इसमें हेट स्पीच वाले कॉन्सेप्ट में अपना निष्कर्ष आखिर क्या होगा। तो एक निष्कर्ष तो ये बिल्कुल आप रखिएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इस कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को अलाउ नहीं किया जा सकता है समाज में वैमनस्य फैलाने को या हिंसा करने को, ये कभी भी उसको परमिशन नहीं दी जा सकती। आपको क्लियर होना चाहिए, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी मानते हैं और साथ ही साथ आप ये भी मानते हैं कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, समाज में सद्भाव हमारे देश में किसी भी स्थिति में कायम रहना चाहिए। ये एक मैसेज आपका जरूर कन्वे होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी एक ओपिनियन बना सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी सैंक्टिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने ओपिनियन को स्ट्रांगली मानता है, अगर वो अपने फैक्ट्स रख रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन गलत नहीं है, उससे किसी की भावना को भड़काने का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी सम्मान होना चाहिए। तो ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने मापदंड रखा है, इसी को आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी सम्मान होना चाहिए। अगर कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, उसने अपने हिसाब से कुछ फैक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, हम लोग उसको अनावश्यक टारगेट भी ना करें। लेकिन अगर उसने भावनाएं भड़काई हैं, अगर उसके कारण कहीं हिंसा हुई है, तो हम सख्ती से उस पर हमें कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। ये ऐसा आप ओपिनियन बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ओपिनियन आप ये भी बना सकते हैं कि अगर आपसे पूछा, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, लॉ कमीशन ने एक्स्ट्रा कुछ कोई सेक्शंस ऐड करने का एक रिकमेंडेशन दिया है कि इसमें फलानी फलानी धारा भी और ऐड होनी चाहिए आईपीसी में। लॉ कमीशन ने सेक्शन 153 सी और सेक्शन 505 ए जोड़ने का उसमें रिकमेंडेशन दिया है। तो इसमें एक ओपिनियन आप बना सकते हैं, मुझे जो लगा, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि अभी इट इज नॉट द लैक ऑफ लॉ दैट इज अ प्रॉब्लम। अभी ऐसा नहीं है कि लॉ हमारा कमजोर है। जो सेक्शन आप पढ़ लीजिए, सेक्शन 153, सेक्शन 295, ये सब पढ़ लीजिए, और क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट द लैक ऑफ लॉ पर से विच इज द कॉज ऑफ कंसर्न, इट इज द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। देखिए,
कोई भी अगर हेट स्पीच दे रहा है तो किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ये सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो और मजबूत चार्जशीट हो और स्पीडी ट्रायल हो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रावधान है, अगर वो 3 साल की जेल कह रहे हैं, अगर वो सेक्शंस में प्रावधान है, तो उसी का निष्पक्ष जांच पुलिस करके चार्जशीट करे। ऐसी व्यवस्था हम लोग सिस्टम को दुरुस्त करने की बनाए और स्पीडी कन्विक्शन हो, समय पे गवाहों की पेशी हो और इसमें न्यायपालिका का पूरा सहयोग किया जाए कार्यपालिका द्वारा। और अगर इसी को हम लोग फॉलो करा लें तो जो प्रावधान है वो रिजल्ट हमें सजा में देगा और लोगों में अपने आप इस बात का भय बनेगा। So it is not the lack of law, but the proper implementation of the existing provisions that is the need of the hour. आप ऐसा एक ओपिनियन अपना कन्वे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये प्रयास किया बताने का कि कोई भी एक टॉपिक आप पढ़िए तो उसकी होलिस्टिक समीक्षा जरूर कीजिए। आपसे एक्सपेक्टेड है कि इफ यू आर एन अवेयर इंडिविजुअल, आप ऑफिसर कल को बनेंगे तो आप सिर्फ पढ़े और आगे बढ़ गए नहीं, आप पढ़े और आपका दिमाग चलने लगा। आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आने लगी कि लॉ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, संविधान क्या है और आपका अपना ओपिनियन क्या निकल के आ रहा है, कैसे आप अपना कंट्रीब्यूशन समाज को सुधारने का या लॉ को एनफोर्स करने का कैसे करेंगे। दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। हम लोग कुछ टॉपिक्स पे और बात करेंगे और करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि चाहे मेंस में आंसर राइटिंग हो चाहे इंटरव्यू में हो, किस तरह से एक टॉपिक की होलिस्टिक एनालिसिस हमें करनी है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय।